बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। बच्चों, क्वेश्चन करने से पहले हमें चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो अच्छे से क्लियर हो चुके होने चाहिए। तो इसके लिए हम एक बार सारे फॉर्मूले जो है उनको ज़रूर रिवाइज कर लेंगे एक्सरसाइज करने से पहले, और इमेज फॉर्मेशन भी हमें बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। मतलब रेज का बिहेवियर ये हमको क्लियर होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अ स्मॉल कैंडल 2.5 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर in front of a concave mirror of radius of curvature 36 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? बच्चों, ये कॉन्केव मिरर पर बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें हमको ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन है। ये है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कैंडल जो है ये ऑब्जेक्ट है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2.5 सेंटीमीटर है। कैंडल रखी हुई है कॉन्केव मिरर के सामने 27 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मींस u है ये यहाँ पर। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें r गिवन है। r की हेल्प से हम फोकल लेंथ f फाइंड कर लेंगे। f इज इक्वल टू r/2, ये हमें पता ही होता है, तो इससे हमारे पास फोकल लेंथ आ जाएगी। फाइंड क्या करना है? एट व्हाट डिस्टेंस। क्या फाइंड करना है हमें? v फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पर v की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। पोजीशन ऑफ इमेज। शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड। स्क्रीन पर ही तो इमेज बनेगी, तो मतलब इमेज की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। डिस्क्राइब द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। अब इमेज जो बन रही है उसकी नेचर क्या है, और उसकी भी हमको हाइट फाइंड करनी है। साइज मतलब हाइट ऑफ इमेज hi की वैल्यू, ये भी कैलकुलेट करनी है। इफ कैंडल इज मूव्ड क्लोजर टू द मिरर, हाउ वुड द स्क्रीन हैव टू बी मूव्ड। अब लास्ट में हमें ये बताना है कि अगर कैंडल को मिरर के पास ले जाएं तो फिर से उसकी शार्प इमेज स्क्रीन पर बने, इसके लिए स्क्रीन को किधर मूव कराना पड़ेगा। हमको गिवन क्या क्या है क्वेश्चन में? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ho की वैल्यू 2.5 सेंटीमीटर, u की वैल्यू -27 सेंटीमीटर। हमें पता है कि u नेगेटिव लेना होता है। साइन कन्वेंशन वो आप जरूर पहले एक बार रिवाइज कर लेंगे न्यूमेरिकल्स करने से पहले। तो लेफ्ट में जो कुछ भी डिस्टेंस होती हैं वो सब हम नेगेटिव लेते हैं, तो ऑब्जेक्ट को हम लेफ्ट में मानते हैं जनरली, इसलिए u को हमने नेगेटिव लिया है। रेडियस ऑफ कर्वेचर r की वैल्यू गिवन है 36 सेंटीमीटर, तो कॉन्केव मिरर है इसलिए ये भी नेगेटिव आएगी। अब इसको हम डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं। f इज इक्वल टू r/2 -36/2 इज इक्वल टू -18 सेंटीमीटर। ये फोकल लेंथ आ गई है। फाइंड क्या करना है हमें? v फाइंड करना है और हाइट ऑफ इमेज भी। तो एक बार हम इसका रे डायग्राम का आइडिया ले लेते हैं कि किस तरीके से इमेज बनेगी, तो फिर आगे v की वैल्यू फाइंड करेंगे। कॉन्केव मिरर है इसमें। अब इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? 27 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। फोकल लेंथ कितनी है? -18। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है? -36। तो फोकल लेंथ और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर ये कौन सी डिस्टेंस होती है? इसको जब हम स्फेयर को ऐसे आगे बढ़ाते हैं तो जो इस स्फेयर का सेंटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? C, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और P से C तक की डिस्टेंस, P क्या है? ये पोल। ये जो डिस्टेंस होती है ये होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो हमें यहाँ पर दी हुई है 36 सेंटीमीटर। P और C का मिड पॉइंट जस्ट हाफ डिस्टेंस जो होती है वो होती है इसका, ये फोकस होता है, फोकल लेंथ होती है ये डिस्टेंस P से F तक की। ये कितनी है? 18 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? 27 पर। तो अब हमें ये क्लियर हो गया कि ऑब्जेक्ट यहाँ F और C के बीच में कहीं रखा हुआ है। अब जैसे ही हमें ये पता चला कि ऑब्जेक्ट रखा है बिटवीन F एंड C, हमारे माइंड में एकदम इमेज आ जाना चाहिए कि बियॉन्ड C ही इमेज बन रही होगी इसकी। और जब बियॉन्ड C इमेज बनती है तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनती है। ठीक है, हमें और ऐसे कुछ यहाँ पर रे ड्रॉ करके इसको दिखाने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, बस हमने ये देख लिया इमेज इस तरीके की बनेगी क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ है? बिटवीन F एंड C। ये
इमेज बन गई बियॉन्ड सी। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है। अब रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है तो मीन्स इतना भी हमको समझ आ जाना चाहिए कि V जो है वो नेगेटिव आएगा और HI भी नेगेटिव आएगा। अब ये आंसर हमारा, पहले ही हमें आंसर के बारे में इतना पता चल गया, तो अगर कहीं कोई साइन की मिस्टेक होगी भी तो हमें तुरंत पकड़ में आ जाएगी। अब हम यहाँ मिरर फॉर्मूले से फाइंड कर लेते हैं V की वैल्यू। तो मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इससे 1/v की वैल्यू क्या आ जाती है, 1/f माइनस 1/u। वैल्यूज रख देते हैं। फोकल लेंथ कितनी है, 18 सेंटीमीटर माइनस में, तो ये माइनस रख दिया। u की वैल्यू कितनी है, 27 सेंटीमीटर माइनस में, तो ये रख दिया यहाँ पर। अब ये क्या हो गया, 1/18 माइनस का, लेकिन ये प्लस हो गया 27। अब 18 और 27 का एलसीएम कितना आएगा, 54। तो 1/v की वैल्यू, यहाँ पर ये एलसीएम ले लिया हमने 54। 18 3 जा 54, तो -3 इधर आ गया। 27 2 जा 54, तो ये +2 इधर आ गया, तो ये -1/54 आ गया। इससे v की वैल्यू क्या आ गई, -54 सेंटीमीटर। ये तो हमको पहले ही समझ आ गया था कि जो v है वो नेगेटिव आएगा और उसकी वैल्यू भी ज्यादा आएगी, क्योंकि बियॉन्ड सी इमेज बन रही है। सी तक की डिस्टेंस कितनी है, 36, तो 36 से ज्यादा ही आनी चाहिए वैल्यू और नेगेटिव आनी चाहिए। तो मीन्स हमारा आंसर करेक्ट है। तो ये v की वैल्यू आ गई। इमेज हमने देख ली कैसे बन रही होगी। अब इसमें हमें और क्या फाइंड करना था, हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज को हम मैग्निफिकेशन से फाइंड कर लेते हैं। मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू HI/HO इज इक्वल टू -V/U। ये फॉर्मूला होता है। हमें चाहिए HI, तो HI क्या हो जाएगा यहाँ पर, -V/U इंटू HO। अब रख लेते हैं इसमें वैल्यू। -1 तो यहाँ फॉर्मूले में ही है और v माइनस है ही। v कितना आया है, -54, और u कितना है, -27। HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर। तो अब ये यहाँ पर माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा और 27 से ये 54 2 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। 2.5 की 2 में मल्टीप्लाई होगी तो 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, और ये वाला माइनस यहाँ आ गया। तो हाइट ऑफ इमेज 5 सेंटीमीटर विद नेगेटिव साइन, और ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि नेगेटिव वाई एक्सिस पर ये इमेज बनेगी, मींस इन्वर्टेड इमेज बनेगी। तो ये भी सही आ गया हमारा, हमने चेक कर लिया ये भी। तो हाइट ऑफ इमेज -5 सेंटीमीटर आ गई। और मैग्निफिकेशन भी हम देखें तो मैग्निफिकेशन कितना हो गया इसमें, m इज इक्वल टू HI/HO। HI कितना है, -5, HO कितना है, 2.5। तो मैग्निफिकेशन कितना आया, -2। मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती ना बच्चों, क्योंकि ये तो इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट का रेशो है। तो -2 आ गया। माइनस साइन ने क्या बताया कि जो इमेज है वो रियल एंड इन्वर्टेड है, और 2 से ये पता चला कि 2 टाइम मैग्नीफाई हो गई है। अब इसमें लास्ट में ये पूछा है कि अगर ऑब्जेक्ट को, यहाँ फिगर पे आ जाते हैं, अगर ऑब्जेक्ट को मिरर की तरफ ले जाएंगे, ऐसे इधर मूव कराएंगे, तो इमेज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। मींस ये जो इमेज है ये हमें एक स्क्रीन पर मिल रही है। सपोज ये है स्क्रीन पर मिल रही है, क्योंकि रियल इमेज को हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं ना। तो यहाँ स्क्रीन पे ये इमेज दिख रही है हमें। तो बच्चों जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लाया जाता है, मतलब u की वैल्यू को डिक्रीज किया जाता है, वैसे वैसे इमेज का साइज बढ़ता जाता है, मींस v की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है। क्योंकि बड़ी इमेज बन रही है, दूर बन रही है, इसलिए स्क्रीन को भी दूर ले जाना होगा। तो जब ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लाते हैं तो क्लियर इमेज के लिए स्क्रीन को दूर ले जाना होता है, लेकिन
ऐसा तभी तक होगा जब तक कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है। अगर वर्चुअल इमेज बनेगी तो उसको स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब तक ये ऑब्जेक्ट यहाँ लाते हैं हम फोकस तक, तब तक तो स्क्रीन पे इमेज मिलती है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ आ जाता है तो उस टाइम पर इसकी वर्चुअल इमेज बनने लगती है और वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। तो यही हमने यहाँ पर लिख लिया है बच्चों। As object is moved closer to the mirror, the screen should be moved away from the mirror to get sharp image again. But when object is between F and P, the virtual and erect image is formed, which cannot be obtained on screen. तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। A 4.5 centimeter needle is placed 12 centimeter away from convex mirror of focal length 15 centimeter. बच्चों ये यहाँ पर 4.5 सेंटीमीटर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, इसको रखा गया है कॉन्वेक्स मिरर से 12 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, मतलब ये u की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ इसमें 15 सेंटीमीटर हमें गिवन है। बस ये ध्यान रखेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर है और कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। क्या फाइंड करना है? गिव द लोकेशन। v की वैल्यू फाइंड करनी है हमें इमेज के लिए। गिव द लोकेशन ऑफ द इमेज एंड मैग्निफिकेशन, और मैग्निफिकेशन भी फाइंड करना है। डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस एज द नीडल इज मूव्ड फर्दर फ्रॉम द मिरर। अब अगर मिरर से नीडल को दूर ले जाते हैं, मींस ऑब्जेक्ट को दूर ले जाते हैं, तो क्या होता है ये और बताना है। फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है 4.5 सेंटीमीटर, u की वैल्यू गिवन है -12 सेंटीमीटर, F की वैल्यू गिवन है +15 सेंटीमीटर, V फाइंड करना है, M फाइंड करना है। और कॉन्वेक्स मिरर के लिए इमेज फॉर्मेशन के 2 ही केस हैं। वो हमें पता है कि एक जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो फोकस पर उसकी इमेज बनती है, और उसके अलावा ऑब्जेक्ट कहीं पर भी होता है तो उसकी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है बिटवीन P एंड F। तो मिरर फॉर्मूला लगा देते हैं हम यहाँ पर, बाय 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। ये हमने मिरर फॉर्मूले से 1/v की वैल्यू लिख ली। f की वैल्यू है यहाँ पर 15 और u की वैल्यू है -12, तो एक माइनस ये है तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये 1/12 आ गया। एलसीएम आ गया 60, 15 4 जा 60, 12 5 जा 60, तो ये 9/60 आ गया। 3 3 जा 9 और यहाँ 20, तो इस तरह से ये 3/20 ये वैल्यू आ गई है 1/v की। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 1/v की है ना, तो v हो गया 20/3 और ये 6.66 ऐसे आता चला जाता है, तो हम इसको 6.67 लिख लेते हैं। ये वैल्यू हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव है, मींस जो इमेज बनेगी वो राइट साइड में बनेगी, और v की वैल्यू u से कम है, ये भी देख रहे हैं हम। u है 12 और v है 6.67। फोकल लेंथ कितनी है? 15, मतलब वही बिटवीन p एंड f ये इमेज बन रही है। ये है कॉन्वेक्स मिरर, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इसमें 12 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, ये 12 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है। अब एक रे को हम ले गए पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो इस तरीके से ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लगेगा कि वो कहीं फोकस से आ रही है। दूसरी रे को हम इधर यहाँ पोल से रिफ्लेक्ट करा देंगे ऐसे। ये भी पीछे बढ़ाने पे, क्योंकि हमें लगेगा इधर कहीं से आ रही है, पीछे बढ़ाने पर ये जहां मिलेगी वहां पर ये इमेज बना देंगी, मीन्स यहाँ पर ये वर्चुअल इमेज बन जाएगी। फोकल लेंथ कितनी है इसकी? 15 सेंटीमीटर। अब आपने देख लिया कि बिटवीन P एंड F ये इमेज बन रही है, तो ये हमारा आंसर सही है। 6.67 प्लस में है और फोकल लेंथ से कम है, तो ये इसका रे डायग्राम हो गया। इससे हमने वेरीफाई कर लिया। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा था मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन और देख लेते हैं। m इज इक्वल टू -v/u। v की वैल्यू 20/3, u की वैल्यू -12 और एक माइनस ये फॉर्मूले का, ये आ गया। माइनस से माइनस कैंसिल,
तो m इज इक्वल टू 20/3 इंटू 12। 4 5 ज़ा 20, 4 3 ज़ा 12, तो ये 5/9 आ जाता है। इसको डिवाइड करेंगे 9 से 5 को तो 0.55 ऐसे ही आता रहेगा ये, तो 0.55 तक हमने ये वैल्यू लिख ली। अब m की वैल्यू पॉजिटिव आ गई है 0.55। इससे हमें मैग्निफिकेशन से क्या पता चलता है, प्लस साइन जो है उससे पता चलता है कि जो इमेज है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है। और 0.55 से ये पता चल रहा है कि वैल्यू 1 से लेस है, इसलिए इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा है, तो डिमिनिश्ड इमेज बन रही है, ये पता चलता है। तो मैग्निफिकेशन ये भी हमने फाइंड कर लिया, ये आंसर मैग्निफिकेशन का आ गया। हाइट ऑफ इमेज एच आई इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू इंटू एच ओ। अब ये माइनस वी अपॉन यू तो हमने यहाँ पे फाइंड किया हुआ है, ये v अपॉन यू कितना आया 5/9। बच्चों ये वैल्यू हम डेसिमल अवॉइड करने के लिए इस तरीके से लिख ले रहे हैं, तो ये तो है वैल्यू 5/9 और एच ओ की वैल्यू 4.5, तो इससे इसको काटा 2 और 5/2 आ गया 2.5 सेंटीमीटर। एच आई की वैल्यू 2.5 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट की हाइट से ये कम है ना, ऑब्जेक्ट की हाइट है 4.5 और ये आ रही है 2.5। यहाँ इमेज फॉर्मेशन के डायग्राम से हमें दिख ही रहा है कि ऑब्जेक्ट की हाइट, ये है ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट की हाइट है, ये इमेज, तो ये इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से कम है। पॉजिटिव आने का मतलब है कि राइट साइड में है और कि ये इरेक्ट इमेज है। अब इसमें हमने ये बोला है कि अगर u की वैल्यू इंक्रीज करें, मीन्स अगर ऑब्जेक्ट को मिरर से दूर ले जाएं, तो u की वैल्यू अगर इंक्रीज करते हैं तो इमेज का साइज छोटा होता चला जाता है। हमें पता है दूर का ऑब्जेक्ट है तो हमें छोटा ही दिखाई देगा, तो मीन्स इस साइड ये v की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है और जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट कम होती चली जाती है। तो ऑब्जेक्ट भी इस साइड मूव करता है और हाइट कम होती चली जाती है, मीन्स साइज ऑफ इमेज जो है वो डिक्रीज होता जाता है। एच आई की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होती जाती है, तो वही हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं फ्रॉम मिरर, साइज ऑफ इमेज डिक्रीज होता जाता है, मीन्स v की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है। और ऐसा कब तक होता है, जब तक कि ये फोकस पर नहीं आ जाता। ठीक है, ऑब्जेक्ट जैसे जैसे इन्फिनिटी पे जाता है, दूर ले जाते हैं इसको, तो इमेज फोकस पर बनने लगती है। तो P से F के बीच में जो इमेज है वो मूव करने लगती है इस डायरेक्शन में। तो बच्चों आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपके इनसे रिलेटेड कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।